2024 आईपीएल फाइनल की दोनों टीमें इस साल ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं, लेकिन एक टीम से उम्मीदें ज्यादा थी और इस टीम ने कमोबेश पिछले साल की ही टीम इस बार भी खिलाई, केवल श्रेयस अय्यर और स्टार्क के अलावा। लेकिन क्या इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही ये टीम फाइनल तक का सफर तय कर पाई थी? क्योंकि इस साल कोलकाता की टीम एकदम बदली सी नजर आई। एक मैच जीतना, फिर अगला हारना, फिर जीतना, फिर हारना, यही सिलसिला शुरुआती मैचों में रहता है। लेकिन उसके बाद अगले 2 मैचों में टीम जीतना भूल जाती है। तो क्या रही कोलकाता नाइट राइडर्स की बुनियादी गलतियां और कैसे छोटे छोटे ब्लंडर्स ने टीम की नैया डुबो दी, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए मई 2024 में थोड़ा पीछे चलते हैं। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी उठाती है। हैदराबाद को उन्होंने फाइनल में हराया और वो भी एक जबरदस्त मुकाबले में। सीजन बदला, मई 2025, वही टीम, वही फ्रेंचाइजी, पर अब हालात ये हैं कि प्लेऑफ की रेस से वो एक मैच रहते हुए ही बाहर हो गए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि चैंपियन टीम इतनी बुरी तरह से नीचे गिर गई। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये क्लासिक केस है कि कैसे खराब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मिलकर किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर सकते हैं। और आज हम डिटेल में समझेंगे कि केकेआर से गलती कहां हुई। नंबर्स की बात करें तो कहानी बहुत ही दुखद है। 14 मैचों में केकेआर ने सिर्फ 5 जीते, 7 हारे और 2 नो रिजल्ट रहे। टोटल पॉइंट सिर्फ 12। अब जरा सोचिए, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कम से कम 16 से 18 पॉइंट्स तो चाहिए ही होते हैं, यानी कि टीम पहले से ही बाहर हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई थी वो था 17 मई 2025। केकेआर का सबसे क्रूशियल मैच आरसीबी के खिलाफ बारिश में धुल गया। आरसीबी को उस एक पॉइंट से प्लेऑफ का टिकट मिल गया और केकेआर के सारे सपने वहीं टूट गए। लेकिन ये बारिश सिर्फ आखिरी चैप्टर था, असली कहानी तो बहुत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। अब चलते हैं नवंबर 2024 में, उसमें एक ऑक्शन में जिसे आईपीएल 2025 की तस्वीर बनानी थी और वहीं से केकेआर के गिरावट की शुरुआत हुई। देखिए, जैसे बिजनेस में फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही क्रिकेट टीम का बेस भी मजबूत होना चाहिए। और केकेआर का बेस इस सीजन में बिल्कुल रेत पर बना हुआ था। सबसे शॉकिंग फैसला था अपने कप्तान अय्यर को रिलीज करना, वही श्रेयस जिन्होंने उन्हें 2024 में जीत दिलाई थी। अब सुनिए मजेदार ट्विस्ट, श्रेयस अय्यर सीजन में केकेआर के सारे बल्लेबाजों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब सोचिए, जिसे निकाला वही सबसे बढ़िया निकला। लेकिन मसले यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने फिल सॉल्ट को भी खो दिया, जो न सिर्फ एक स्टेबल ओपनर थे बल्कि विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी निभाते थे। उनके जाने से केकेआर को डबल झटका लगा। एक तो टॉप ऑर्डर की स्टेबिलिटी गई और दूसरा कीपिंग की जिम्मेदारी कभी क्विंटन डिकॉक और कभी रहमानुल्लाह गुरबाज के बीच झूलती रही। लेकिन बाकी टीम तो वही थी। तो बैटिंग में ऐसा क्या हुआ कि टीम कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाई? अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, केकेआर के 2025 सीजन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उनके बैटिंग ऑर्डर की पूरी तरह से बर्बादी। क्रिकेट में और वैसे भी किसी भी स्पोर्ट में एक बेसिक रूल होता है, पोजिशनल ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब सीधा सा है कि हर खिलाड़ी को उसी पोजीशन पर खिलाओ जहां उसकी स्किल और टेम्परामेंट फिट बैठते हैं। 2024 में केकेआर की बैटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर थी। फिल सॉल्ट, सुनील नारायण और अंगकृष रघुवंशी टॉप ऑर्डर संभालते थे। जब फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं होते तो रघुवंशी ओपनिंग पर आ जाते और वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पर, जो कि इनका सबसे प्रोडक्टिव पोजीशन था। श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर को संभालते थे और आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह फिनिशिंग का काम करते थे। एकदम सटीक बैलेंस। लेकिन 2025 में सब कुछ उल्टा हो गया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग पर भेजा गया और विकेट कीपिंग स्लॉट में हर मैच में बदलाव किया गया। सबसे बड़ी बात, अंगकृष रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी जो टॉप ऑर्डर में धमाल मचा रहे थे, उन्हें नीचे मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया। एक मैच में तो रघुवंशी 9वें नंबर पर आए। अब तक ये कमाल केवल MS धोनी ने किया था, अब इसका असर भी तुरंत दिखा और बहुत खराब तरीके से। जिन प्लेयर्स ने अपनी रोल्स में परफॉर्म किया था वो बिल्कुल आम से लगने लगे। 2024 में जो केकेआर की सबसे बड़ी ताकत थी, रन बनाना, वही 2025 में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दोस्तों एक बात आप सभी जानते हैं कि जो टीमें चैंपियन बनती हैं उनके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, लीडरशिप, केमिस्ट्री और समझदारी होती है। और जब यही केमिस्ट्री टूट जाती है तो सबसे टैलेंटेड टीम भी एवरेज लगने लगती है। 2025 में केकेआर की लीडरशिप पूरी तरह से अलग थी। श्रेयस अय्यर जिनकी ऑन फील्डिंग प्लानिंग और लीडरशिप ने टीम को 2024 में एकजुट रखा था, वो नहीं थे। नतीजा, टीम इस बार कंफ्यूज और भटकी भी लगी। नए प्लेयर्स टीम के कल्चर में फिट नहीं हो पाए और फील्ड पर कोऑर्डिनेशन की भारी कमी साफ दिखी। अब ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड की याद दिलाती है, जिस सर एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर हुए और टीम सालों तक खुद को ढूंढती रही। केकेआर का हाल भी ऐसा ही रहा। टीम के बदले हुए मैनेजमेंट और बदले हुए कप्तान टीम को सेट ही नहीं कर पाए। राणे ने बैटिंग अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एज ए लीडर वो बेहद ही थके हुए नजर आए। पेसर्स में स्ट्रांग दिख रही टीम रियलिटी में
पेपर से भी हल्की साबित होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऊपर से रहाणे ने कोलकाता के पिच क्यूरेटर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि हमारी डिमांड वाली पिच नहीं देते। तो इस हिसाब से आरसीबी वालों को अनशन पर बैठ जाना चाहिए था। गलतियां हो रही किससे और इल्जाम किस पर डाला जा रहा है, यह है इस बार की केकेआर। अब आते हैं मुद्दे पर। नंबर्स डोंट लाई। 27 मई तक की पॉइंट्स टेबल को जरा समझते हैं, क्योंकि जो तस्वीर इन आंकड़ों से सामने आती है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि थोड़ा दुख देने वाली भी है। खास करके अगर आप केकेआर के फैन है तो टॉप 4 तो फिक्स है। अब आते हैं केकेआर पर, तो सीधे 7वें पायदान पर है, सिर्फ 12 पॉइंट्स 14 मैचों में। 6 पॉइंट तो शुरू के 6 मैचों में आ गए थे, यानी उसके बाद कुल 6 पॉइंट्स ही आए 8 मैचों में। नेट रन रेट भी नेगेटिव है और तकलीफ की बात यह है कि हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें भी बाहर हो चुकी। लेकिन ये सब तो वैसे भी पूरे सीजन लड़खड़ा रहे थे। लेकिन केकेआर वो तो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, उनके पास तो एक जीता जागता विनिंग फार्मूला था, एक पूरा ब्लूप्रिंट। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ही बनाए सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। अब अगर हम इस गिरावट की जड़ में जाएं तो मामला सिर्फ बल्लेबाजी या बॉलिंग का नहीं है, मामला है सोच का, रणनीति का। आज के टी20 क्रिकेट में टीम कॉम्बिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा हथियार है। प्लेयर्स को न सिर्फ मैच सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना होता है, बल्कि टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो जल्दी और सही फैसले लें। लेकिन केकेआर ने क्या किया, उनकी पूरी 2025 टीम में ना तो प्लानिंग थी और ना ही कोई स्थिरता। विकेट कीपिंग की पोजीशन में इतना झोल किया गया कि बैटिंग ऑर्डर कभी सेट ही नहीं हो पाया। हर दूसरे तीसरे मैच में टीम का स्ट्रक्चर बदलता रहा, और जब प्लेयर्स को अपने रोल ही क्लियर ना हो तो मैदान पर क्या सेट होंगे और क्या पार्टनरशिप बनाएंगे। बॉलिंग की बात करें तो 2024 में जो अटैक उनकी ताकत थी वही 2025 में बिल्कुल बेजान नजर आए। अलग अलग पिचों और टीमों के हिसाब से उनकी बॉलिंग कभी ढली ही नहीं। शुरुआती 8 मैचों में सिर्फ 3 जीत और 5 हार ने कहीं ना कहीं बर्बादी की बुनियाद तो रखी दी थी, क्योंकि अगले 8 में से मिनिमम 5 जीतने थे। अच्छा, अब इन 8 में से पहले वाला तो बारिश ले गई, अब बचे 7 में से 5 जीतने थे। केकेआर ने शुरुआती 2 तो जीते, लेकिन उसके अगले 2 में से 1 हारे और एक फिर से बारिश की भेंट। यहाँ जो हार उनको चुभी थी वो भी 25 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ मिली 16 रनों की हार, जिसमें केकेआर 112 नहीं बना पाई। अब जरा नजर डालते हैं बाकी टीमों पर कि कैसे उन्होंने ट्रांजिशन को मैनेज किया और केकेआर उनसे क्या सीख सकता था। गुजरात को देख लीजिए, नई टीम होते हुए भी उन्होंने अपनी कोर स्ट्रेटजी और प्लेयर कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा, नतीजा सीधे टेबल टॉपर। पंजाब को ले लीजिए, वहां भी बदलाव हुए, लेकिन उन्होंने अपने मेन प्लेयर बेस और टेक्टिकल अप्रोच को नहीं छोड़ा और वो भी प्लेऑफ में पहुंच गए। मुंबई इंडियंस, जिनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा, उन्होंने भी अपना स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क छेड़ा नहीं, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बेहतर निकले और चौथा प्लेऑफ स्लॉट हथिया लिया। और भाई आरसीबी, जिन्हें हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता था, वो भी केकेआर से बेहतर मैनेजमेंट दिखा गए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सारी बातें बताती हैं कि केकेआर की बर्बादी बाहर की वजहों से नहीं, मतलब कि अंदर की गलतियों की वजह से हुई। खराब डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूजन और बिना सोचे समझे बदलाव, यही उनकी बर्बादी का असली कारण है। अब एक ऐसी बात जो अक्सर बैकग्राउंड में रह जाती है, पैसों पर पड़ने वाला असर। आईपीएल की टीमें कमाती हैं स्पॉन्सरशिप से, मर्चेंडाइज की सेल से, टिकट सेल से और प्राइज मनी से। अब जब कोई डिफेंडिंग चैंपियन इतना बुरा परफॉर्म करता है तो इन सब पर असर पड़ता है। स्पॉन्सर चाहते हैं कि टीम अच्छा खेले ताकि उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिले। फैंस जब देखते हैं कि इनकी टीम पहले ही बाहर हो गई तो ना तो जर्सी खरीदते हैं, ना टिकट, ना स्टेडियम आते हैं। और भाई प्लेऑफ में जाने वाली टीमों और बाहर होने वाली टीमों के बीच की प्राइज मनी का फर्क भी बहुत बड़ा होता है। अब केकेआर जैसी टीम की बात करें, जिनके पास बेसब्री से इंतजार करने वाला फैंस का समंदर है और जिनके ऊपर कई कमर्शियल कमिटमेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा परफॉर्मेंस उनके लिए सिर्फ ऑन फील्ड हार नहीं बल्कि ऑफ फील्ड घाटा भी है। अब सवाल यह दोस्तों कि क्या केकेआर इस मलबे से वापसी कर सकता है? इतिहास कहता है हाँ, टीमें वापसी करती है। सबसे पहला जो काम केकेआर को करना चाहिए वो है 2025 के हर फैसले का पोस्टमार्टम। कहाँ गलती हुई, किस लेवल पर प्लानिंग चूकी, किस डिसीजन ने टीम को पीछे ढकेला, ये सब खुले दिमाग से समझना पड़ेगा। ये कोई कसूरवार ढूंढने वाली एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिस्टम की गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए। दूसरा काम, उन्हें डिसीजन करना होगा कि क्या अभी के कोर ग्रुप के साथ आगे बढ़ना है या फिर से मेजर चेंजेस चाहिए, क्योंकि पिछली बार का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो चुका है। शायद अब थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ही बेहतर होगा। तीसरा स्टेप, टीम की केमिस्ट्री और लीडरशिप स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना होगा। शायद कुछ पुराने खिलाड़ी जो रिलीज कर दिए उन्हें वापस लाना पड़े, या फिर ऐसे नए लीडर्स ढूंढने होंगे जो कि 2024 की तरह टीम को फिर से एकजुट कर सके। आखिरी और सबसे जरूरी बात, उन्हें वापस उन्हीं बेसिक्स पर लौटना होगा जो उन्हें चैंपियन बनाते हैं। कई बार कुछ नया करने के चक्कर में हम जो सही है उसे भुला बैठते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है। दोस्तों, केकेआर की ये 2025 वाली कहानी सिर्फ पिच पर हुए फेलियर की दास्तान नहीं। जो टीम पिछले साल चैंपियन थी वो इस बार प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई। एक सीजन में चैंपियन से चैलेंजर से आउटसाइडर बन जाना आईपीएल के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक गिरावटों में से एक है। जिस फ्रेंचाइजी ने हमें आईपीएल के सबसे खूबसूरत पल दिए, जिसने 2024 में शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए, उस टीम ने 2025 में हमें ये सीख दी
कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना भी जरूरी होता है। बाकी आपका क्या मानना है? बाकी आपके हिसाब से 2025 में ये टीम पीछे क्यों रही? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।